हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं, कुछ अहम खबरों पर मालूमात करने के लिए, उस पर कुछ गहराई से जानकारी हासिल करने के लिए। आज जिन इश्यूज़ पर हम सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब से बात कर रहे हैं, उसमें एक तो ये है कि सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान को प्राइम मिनिस्टर का ओहदा दे दिया गया है, वो ऐलान हो गया है। अब से पहले वो क्राउन प्रिंस थे, अब वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं। इसके अलावा दुनिया इस्लाम के एक बड़े आलिम दीन, बहुत बड़े आलिम दीन जिनकी दुनिया भर में फॉलोइंग थी, इजिप्ट से उनका ताल्लुक था, यूसुफ अल करज़ावी, उनका इंतकाल हुआ है। कतर में थे वो 1961 के बाद से, और वो अखवानुल मुस्लिमून के एक बड़े लीडर थे, फाउंडिंग मेंबर आइडियोलॉग थे। जी, और ये हसन अल बन्ना जो फाउंडर थे, उनको अपना रूहानी लीडर मानते थे। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हसन अल बन्ना और यूसुफ अल करज़ावी, उनकी फॉलोइंग अगर हिंदुस्तान में है तो आम तौर पर जमात इस्लामी के बारे में कहा जाता है कि उनका लिटरेचर वगैरह ये लोग कुछ ज्यादा पढ़ते हैं। उन पर हम बात करेंगे। इसके अलावा ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो कहां तक पहुंचे, क्या कुछ है इसका मकसद, और जो ईरान बार बार इल्जाम लगा रहा है गैर मुल्कों पर, उसकी क्या हकीकत है। और अभी पिछले 3 दिन में इराक के कुर्दिस्तान में ईरान ने दावा किया है कि कुछ टेररिस्ट हाइडआउट्स कुछ ऐसे हैं, उन पर उसने हमला किया है। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को, आपने वक्त शुक्रिया। दिया। आप ये बताइए कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोहम्मद बिन सलमान की। उनको एक तरह से अपग्रेड किया है, प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। इस तब्दीली के क्या मानी है सऊदी अरब की सियासत में? देखिए, जब से मोहम्मद बिन सलमान को क्राउन प्रिंस बनाया गया, तो इससे ये क्लियर हुआ कि वही नेक्स्ट जो है रूलर सऊदी अरब के वही होंगे। एक लीनेज बनाई गई है। लेकिन ये जो आज कल का स्टेप लिया किंग सलमान ने, जो इसको वजीर आजम बनाया, पहले ये हुआ करता था किंग क्राउन प्रिंस ऑलवेज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ही होता था। लेकिन जब उसको अपग्रेड करके प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, लेकिन ये इसके लिए पूरा रास्ता साफ हो गया है कि आइंदा मुस्तकबिल में वही रूलर बनेंगे और वही उसके हकदार है। इसके अलावा यही नहीं है, इसके अलावा जो डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर है, जो इसके भाई है खालिद बिन सलमान, उसको भी अपग्रेड करके डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया। यानी कि शाह सलमान की फैमिली की जो गिरफ्त है पावर में, वो फर्म हो गई है। और वैसे भी पिछले कई सालों से मोहम्मद बिन सलमान ही सऊदी अरब के अफेयर्स को चलाता था और उस पर कंप्लीट कंट्रोल है इसका। ये एक और स्टेप है उसको बादशाह बनाने के लिए, ये एक और स्टेप है। किंग सलमान जो है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पिछले कई सालों से वो ज्यादा पब्लिक अपीयरेंसेस नहीं होते, रेयर अपीयरेंसेस होते हैं। और जो मुल्क के मामलात है, वो सारा किंग सलमान क्राउन प्रिंस सलमान ही चला रहा है। ये एक फॉर्मेलिटी है जो उसको बादशाह बनाने के लिए रास्ता पूरी तरीके से हमवार हो गया है। अच्छा, ये ऐसे वक्त में हुआ है जब अभी कुछ महीने पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट ने सऊदी अरब का दौरा किया है, और उससे पहले एक तरह से कुछ नाराजगी के से वाकयात कुछ नजर आते थे कि वो जो बाइडेन उनसे बात नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। क्या अब आपको ऐसा लगता है कि पूरी तरह से अमेरिका ने भी कबूल कर लिया है, और उनको एक तरह से वो रास्ता जो साफ हुआ है उसमें अमेरिका का कंसेंट मौजूद है? देखिए, अगर आप देखें, जब प्रेसिडेंट बाइडेन आए ही सऊदी अरब, ये इसका मतलब था जो उनके जो रिजर्वेशंस थे रिगार्डिंग क्राउन प्रिंस के बारे में, वो उसी वक्त खत्म हो गए। अब हालांकि जो इनकी मीटिंग थी, उसमें जो थे दोनों रहनुमाओं के दरमियान, ये लग रहा था कि कोल्ड वाइब्स चल रहे थे। लेकिन एक तरीके से ये उनका ये एक्सेप्टेंस थी कि
जो कुछ भी क्राउन प्रिंस ने माजी में किया, खासकर उनका जो रोल, जो उसके बारे में CIA बार बार कह रहा था, उनका भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है अदना कशोगी के मर्डर केस में। वो इससे ये उन्होंने वो बुला के आगे बढ़ाने की कोशिश की है, क्योंकि अमेरिका के लिए मिडल ईस्ट बहुत इम्पोर्टेंट रीजन है। वो इसको अबंडन नहीं करना चाहते हैं और इस पर अपनी जो गिरफ्त मजबूत रखना चाहती है। लेकिन क्राउन प्रिंस साथ-साथ अमेरिका के साथ-साथ दूसरे मुल्कों के साथ भी ताल्लुकात को एक्सपैंड करने की, इसमें या रशिया उसकी प्रेफ़रेंस है, चाइना इसकी प्रेफ़रेंस है। रशिया के बारे में उसने ओपनली कंडेमनेशन नहीं की यूक्रेन के वार की, और चाइना के साथ चाइना हैज़ इमर्ज्ड सिंगल लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ सऊदी अरेबियन क्रूड ऑयल। ये दिखाता है वो डाइवर्सिफाई, वो टोटली डिपेंडेंट भी नहीं रहना चाहता है अब की बार अमेरिका पर, जो पहले अरब ममालिक पहले टोटल 100% उनको वेस्ट के तरफ से था। अब की बार ग्रेजुअली वो दूसरे साइड को के साथ भी ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करना चाहा। हालांकि अगर वो ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, लेकिन इतना भी नहीं कि उनको छोड़ेंगे, अबंडन नहीं करना चाहे, उनके साथ भी एक गुड रिलेशंस रखने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें खासकर सऊदी अरबिया का बड़ा रोल है। जी, एक चीज और मुझे याद आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने जमाने में एक बात को बार बार कहते थे, एक बार से ज्यादा उन्होंने कहा कि ये जो अरब बादशाहतें हैं, अगर हम एक हफ्ता भी इनको सपोर्ट सिक्योरिटी देना बंद कर दें ये तो ये कोलैप्स हो जाए। हुकूमतें गिर जाएंगी। तो वो आम तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का के बारे में परसेप्शन ये है कि वो जो भी उसके दिमाग में आता था वो बोलता था, शायद अपने ब्यूरोक्रेट से भी मशवरा नहीं करता था। क्या अब आप चूंकि वहां की सियासत को, इन मुल्कों को नजदीक से जानते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि अब भी ऐसी डिपेंडेंसी है इन अरब बादशाहों की अमेरिका पर? हालांकि आपने कुछ पार्टली उसका जवाब दे दिया, लेकिन क्या कुछ है? देखिए, मिलिट्री रिलेशंस अभी भी तमाम गल्फ नेशंस को अमेरिका के साथ है, उनका सपोर्ट मिल रहा है इनको। इसमें CIA का भी बड़ा रोल अहम है। CIA ने हमेशा जो वहाँ पर जो रिजीम्स है, खासकर जो अमीरों के जो ये अमीर वहाँ पर है, उनको कंसोलिडेट करने की कोशिश की और हमेशा उनका साथ दिया है। यही वजह है कि अमेरिका सारी दुनिया में डंडोरा पिटवाता है जमहूरियत का। यहाँ इस मसले पर वो हमेशा खामोश ही रहा है। इसने यहाँ पर वक्तन फवक्तन ज़बानी खर्च के तौर पर ये कहता है वहाँ पर औरतों के हुकूक देने, लेकिन इन्होंने सॉलिडली जो गल्फ रूलर्स हैं उनकी पूरी हिमायत की है और अभी भी कर रहे हैं। तो इस वजह से कर रहे हैं, एक तो ये सारे ऑयल रिच है और स्ट्रेटेजिकली भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और उनका वहाँ ये भी रहना है कि शायद एक जो इज़राइल के लिए भी वो एक सपोर्ट सिस्टम के तौर पर काम कर सकेंगे इफ इट कम्स बिटवीन इज़राइल एंड ईरान। तो एक वो इस लिहाज से उसको टोटली अबंडन नहीं करना चाहते हैं। अभी भी मैक्सिमम मैं कहूँगा इफ नॉट 100% मैक्सिमम सारे गल्फ रीजन में जो कंट्रीज है उनकी डिपेंडेंस US और उस वेस्टर्न एलाइज पर है। जी, अब मैं थोड़ा सा अब दूसरी तरफ जाना चाहता हूं कि आमतौर पर ये कहा जाता है कि सुन्नी मुसलमानों का एक तो मरकज बड़ा सऊदी अरब है, दूसरा इजिप्ट रहा है। इजिप्ट में चूंकि अल अजहर यूनिवर्सिटी है और उससे पूरी दुनिया में लोग पढ़ करके वहां से जाते हैं। अब इस वक्त एक उस नजरिए के बड़े आलिम दीन का इंतकाल हुआ है, यूसुफ अल करजावी का। वो उन्होंने फिलिस्तीन के इशू को सपोर्ट किया और बहुत सी चीजें जो नजरियाती इख्तलाफ, इख्वानुल मुस्लिमीन के एक बहुत ही अहम आइडियोलॉग के तौर पर थे। आप उनके इंतकाल को कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ है? देखिए, पहले आज का जो अल अजहर है इसको आप डिलिंक कीजिए अल्लामा यूसुफ करजावी के, उनको दोनों को डिलिंक करना पड़ेगा, हम्म। क्योंकि पिछले
40-50 बरसों से जो अल-अज़हर है, वहाँ के उलमा है, वो टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ द रिजीम है। और वही करते हैं जो उनकी वहाँ मिस्र की जो रिजीम है वही करती है। खासकर वहाँ पर छोटे से एक उर्सा में सिर्फ मुर्सी के हुकूमत के अलावा हमेशा वहाँ पर मिलिट्री हुकूमत रही है। उसके बाद उन्होंने हमेशा यही किया। अल्लामा करज़ावी जो थे वो एक लीडिंग स्कॉलर थे इस्लामिक, और उनकी फॉलोइंग जो थी वो मिलियंस में ही। चूंकि वो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ ताल्लुक रखते थे, इनकी आइडियोलॉजी थे, वो उस पर कभी भी हटे नहीं, और इसी वजह से उनको मिस्र छोड़कर कतर में रिफ्यूज लेना पड़ा। हालांकि वो प्रेसिडेंट मुर्सी के जमाने में दो 1-2 साल के लिए मिस्र वापस गए, लेकिन जब उनका तख्ता पलट दिया गया, उनको निकाला गया, तो ये फिर वापस दोहा आ गए हैं। उनको उसका जो इन्फ्लुएंस है, मौलाना मौदूदी का उन पर बड़ा इन्फ्लुएंस है। इवन जो हमारे नदवा के बड़े आलिम थे, उसका भी बहुत असर है उनका। इन्होंने हमेशा जो है कुछ चीजें की है जिसकी वजह से अरब रिजीम, खासकर गल्फ रिजीम्स है, वो उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। अगर आज देखेंगे अरब न्यूज़ का एडिटोरियल उनके इंतकाल पर, वो कहता है अल्लामा करज़ावी तो गए, लेकिन उन्होंने जो दुनिया में जहर फैलाई है, ये हेडिंग है उसकी, जहर फैला, वो बराबर बाकी रहेगा। यहाँ तक को उस पर बैन भी लगाया गया, और कई बार ये भी कहा गया है कि दुनिया में कुछ जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं, उनके साथ उनका ताल्लुक रहा है। ये हकीकत है। मुझे उनसे 2000, शायद 2003 था या 4 था, एक इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें ईरान से भी एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आया था। शायद उसकी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आयतुल्लाह जन्नती साहब थे कोई, वो इसकी लीड कर रहे थे। इसके अलावा दूसरे इसमें क्रिश्चियन डेलीगेशंस भी थे, इंटरफेथ, ताकि उसमें एक हार्मनी कायम कीजिए। मेरे अलावा उस कॉन्फ्रेंस में खालिद सैफ रहमानी है, वो वैसे मैं गया था एज कवर करने के लिए, वो एक पार्टिसिपेंट के तौर पर गए थे। वो आजकल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर भी है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अरबिक डिपार्टमेंट के जो डीन थे वो भी हमारे साथ आए थे। उस वक्त मुझे उससे ब्रीफली मिलने का मौका मिला है। स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर होने में उसमें कोई नहीं, उसके कुछ अपना व्यू पॉइंट था। मसलन इजराइल के बारे में उसका जो था, वो कहता ये गासिब है, इन्होंने इनका ये खाया। इसी तरीके से हम आज जो कल जो उनका जो वहां पर ये ब्यूरियल हुआ, उसमें हजारों के, तो जिसमें क्राउन प्रिंस जो है कतर के अलावा हमास के लीडर भी उसमें शामिल हुए। हालांकि ये उनकी जो मकबूलियत एज ए लीडर थी, उनके कुछ इश्यूज पर जो वो शायद पॉलिटिकल इशू बन गए थे, वो अरब कंट्रीज, खासकर गल्फ कंट्रीज को वो सूट नहीं कर रहे थे, इसलिए वो इस ऐसे बड़े आलमी दीन को पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनकी जो पुरानी लिंक्स जो थे अखवानुल मुस्लिमीन के साथ भी थे, वो इसलिए हमेशा सऊदी अरब और उनके दरमियान कभी भी अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे। वो इसलिए इनको हमेशा इनके खिलाफ मुहिम ही चलाई गई। अच्छा, आपने जो जो बताया कि अरब के मीडिया में आज जो बात एडिटोरियल के तौर अरब पर कही न्यूज में गई, एक आई है बड़ी। अरब न्यूज में ये बताया कि वो जहर फैलाया है उन्होंने, अल्लामा करज़ावी ने। मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि जब अखवानुल मुस्लिमीन की सरकार बनी मिस्र में। मिस्र में, तो उसके बाद जो उसके प्रेसिडेंट थे मोहम्मद मुर्सी, उन्होंने ईरान से ताल्लुकात बेहतर करने के इशारे दिए थे। बहुत कम वक्त के लिए, तकरीबन 1 साल वो रहे, और उसके अलावा उन्होंने इजराइल के खिलाफ भी एक रुख इख्तियार किया था। और अब अरब मुल्कों के इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन के ताल्लुकात हैं, हो रहे हैं मुसलसल एक के बाद एक।
تو وہ اب ان کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے زہر پھیلایا تھا. تو یہ بنیادی فرق ہے اس خطے کی. اچھا ایک چیز اور تھوڑا سا اور بتائیے کہ بنیادی طور پر سعودی عرب کا جو مذہبی نظریہ ہے، میں اس کو اس طرح سے نہیں کہتا کہ اہل سنت کا، بلکہ ایک نظریہ ہے. خاص طور پر اس میں شدت پسندی بھی ہے، وہاں بھی ہے. اس میں دوسرے لوگوں کو کافر کہنا بھی ہے. اور مصر کا جو ایک کریکٹر رہا ہے، باقاعدہ لیڈنگ دونوں چیزیں ہوتی تھی. آج کل تو مصر کی حکومت پر باقاعدہ سعودی عرب کا اثر ہے، وہ پیسہ بھی دیتے ہیں. وہ نظریاتی فرق بنیادی کیا تھا ان دونوں کے بیچ میں، کیا رہا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ دیکھیں گے سعودی عرب کی جو بنیاد ہے اس میں وہابی سیکٹ نے بہت امپارٹنٹ رول ادا کیا ہے. جو شاہ عبدالعزیز ہے، جس نے سعودی عرب حکومت کی داغ بیل ڈالی، اس کو وہابیوں کی طرف سے پورا سپورٹ ملا. اور یہی ایک انڈرسٹینڈنگ بن گئی کہ ملکی معاملات، سیاسی معاملات میں حکومت کا پورا عمل دخل شاہ عبدالعزیز کا رہے گا، جبکہ مذہبی معاملات میں وہابی سسٹم ہی چلے گا. اور یہی آج تک چلا رہا کہ وہاں پر بنائے گئے تھے ریلیجس معاملے میں وہ بڑے سخت تھے. یہاں ایک وقت آیا تھا جو پرانی جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اس کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں جو مساجد جو وہاں پر تعمیرات ہوئے تھے، ان کو بھی اس وقت جو ہے، یعنی کہ اس کے بارے میں انہوں نے کہا اس کی کوئی ریلیونس نہیں ہے، ریلیجس ریلیونس نہیں ہے، اس لیے ان کو مسمار کیا گیا، سڑکیں بنائیں گے، ہاسپٹل. حالانکہ اب یہ ہے کہ پچھلے 20-25 سال سے یہ جو ہے پروسیس رک گئی ہے. اب حال ہی میں اس میں بھی چینج آئی ہے کہ شاید ان کو یہ لگا کہ یہ عوام جو ہے تقریباً جو ہے 1.9 بلین جو مسلم کمیونٹی ہے، یہ ان کے جذبات کو مجروح کر رہی ہے، اس لیے اس پروسیس کو روکا گیا. لیکن بہت سارے جو اس وقت جو ہے، اس وقت کے جو ہے تعمیرات تھے، مساجد تھے، یا بہت جو دینی درسگاہیں تھی بنائی گئی تھی 1400 سال پہلے، ان کو انہوں نے ہٹایا تھا. یہاں تک اس لیے وہاں پر یہ تھا کہ اگر آپ مدینہ منورہ جاتے تو ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں تھی. اب یہ ریسٹرکشن دھیرے دھیرے گئے وہاں پر، اور اس حکومت کو قائم کرنے میں ان کا بڑا رول رہا. لیکن اب جب سے نئی چینجز آئی ہے، ان کا رول بھی ختم ہونے لگا ہے. یہ رہا، یہ ایک آئیڈیولوجیکل ڈفرنس رہی ان کے درمیان. اچھا، میں اب چلتے ہیں ایران کے پروٹیسٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایران میں جو ایک کرد لڑکی لیڈی کا انتقال ہوا پولیس کسٹڈی میں آنے کے بعد، اور اس کے بعد جس قسم کے ہنگامے اور پروٹیسٹ ہیں، اس میں انٹرنیشنل کہیں کوئی انفلوئنس، کہیں باہر کا کوئی چیز آپ کو کیا لگتی ہے اس میں؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی شاید آپ کے ایک پروگرام میں کہا ہے کہ ایران میں انٹرنیشنل ایجنسیز کا جال بچھا ہے. یہ آج کا ہم پروٹیسٹ دیکھتے ہیں، اس سے پہلے بھی پروٹیسٹ ہوئے، پرائس رائز پر ہوئے ہیں. اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھے ہیں، نیوکلیئر سائنٹسٹ جو ہے محسن فخر زادہ، ان کو ٹارگٹ بنایا گیا سٹی میں. یعنی کہ یہ ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ اپوننٹس جو اس رجیم کے ہیں بہت طاقتور ہے، انفلوئنشل ہے، اور اپنا یہ جو ہے ٹارگٹس کو انہوں نے یہی نہیں، اس سے پہلے بھی انہوں نے 4-5 سائنٹسٹوں کو اپنا نشانہ بنایا ہے. حال ہی میں بیچ میں نیوز بھی آئی ہے کہ حکومت ایران نے بھی یہ کوشش کی ہے کہ ودن دی سسٹم میں کون سے ایسے عناصر ہے جو حکومت کے خلاف کام کر رہے ہیں. انہوں نے یہ کوشش کی کہ اس کے بارے میں وہ انویسٹیگیٹ کرے. یہ ضروری ہے، جب تک یہ نہیں ہوگا تو یہ پروٹیسٹس بڑھتے ہی جا رہے ہیں. اور کلیئرلی ویسٹ نے کہا یہ جو ہے ہم اس کا سپورٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کلیئرلی یہ کہا
कि न्यूक्लियर नेगोशिएशन एक तरफ, लेकिन हम उसको सपोर्ट करेंगे। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट रईसी ने कहा कि ये इंटरनेशनल साजिश के तहत हो रहा है, लेकिन ये बढ़ते जा रहे हैं। ये एक इस वक्त जो है हुकूमत ईरान को इस सिलसिले में एक जामिया स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए कि एक तो जो फॉरेन जो चाहे इन्फिल्ट्रेटर्स है, इन्फ्लुएंस जो करने वाले हैं, फैक्टर्स या फोर्सेस, वो उनका कहाँ से इनका आना जाना रहता है, एक तो उस पर चेक करना चाहिए। दूसरे, विद इन द सिस्टम अगर कुछ खराबियां हैं उनको रेक्टिफाई करने की जरूरत है। मसलन इस पर भी कंट्राडिक्शन आया, एक तरफ प्रेसिडेंट ने कहा हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि ये एक हादसा, उसका सर फूट गया, ये हिट हो गई वो लगने से। ऐसी चीजों को जो भी मॉरल पुलिस है उनको एहतियात बरतनी, उनके उन पर ज्यादा जिम्मेवारियां आती है, सिस्टम में अथॉरिटीज पर ज्यादा जिम्मेवारी आ रही है। उनको इसको थोड़ा डील करना चाहिए था कंपैशनेटली। अगर उन्होंने गलती की है, गलती के बारे में उसको समझाना चाहिए था कि सिस्टम में क्या है। अब कोई ना कोई है जो उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये एक लम्हे फिक्र है रिजीम के लिए, जिससे उसको एड्रेस करने की जरूरत है। जो विद इन द सिस्टम काम कर रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, उस पर भी एक्शन लिया जाए, और अगर खुद भी कुछ कोताहियां हैं सिस्टम को चलाने में, तो उस पर भी किसी न किसी रिफॉर्म करने की जरूरत है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शेख मंजूर साहब, आपने खास तौर पर अल्लामा यूसुफ अल करज़वी के बारे में काफ़ी मालूमात दी, और सऊदी अरब में हुकूमत किस तरह से मोहम्मद बिन सलमान के हाथों पूरी तरह से जाती हुई नजर आ रही है। वो एक तय हो गया है कि वो नेक्स्ट रूलर वही हैं। और इसके अलावा आपने ईरान के सिलसिले में भी बताया कि खुद ईरानी सरकार को भी चाहिए कि वो अपने सिस्टम में चेक करे, और ये भी आपने बताया कि पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियां वहां काफी एक्टिव हैं, मुखालिफ काफी मजबूत हैं, ऐसे इशारे मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने थैंक वक्त यू, दिया। थैंक यू। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।